इंट्रोडक्शन टू इनर्शिया, यानी किसी बॉडी का इनर्शिया क्या होता है। जैसे ये बात तो हम जानते हैं कि किसी भी अगर बॉडी को हम सिलेक्ट करते हैं, यानी मैटर की वो किसी भी स्टेट में हो, चलें एक सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, तो उसमें जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि उसको मिला के एक बड़ा पार्टिकल या एक बॉडी को बना रहे हैं, वो बेसिकली उसके यानी उनकी तादाद उसको उस बॉडी के मैस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और अब जितने ज्यादा ये पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा उसका मैस होगा। अब मैं यूं कहूं कि अगर ये सारे पार्टिकल्स एक यानी ऑब्जेक्ट के मैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सारे के सारे जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे मेरे रेफरेंस से, या हम यूं कह सकते हैं कि ये स्टेशनरी पोजीशन पर है, तो फिर ये जो है तमाम के तमाम बॉडीज को मूव करने के लिए हमें एक फोर्स दरकार होगी, और वो फोर्स इतनी होनी चाहिए कि ये सारे पार्टिकल्स जो है वो मूव कर सकें। अब किसी बॉडी को अगर वो रेस्ट हालत में हो और उसे मूव करना हो तो एक फोर्स रिक्वायर होती है, और वो फोर्स इतनी होनी चाहिए कि ये बॉडी के जितने भी रेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ये मूव कराने के काबिल हो। तो फिर हम कहते हैं कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना मुश्किल होगा हमें उस बॉडी को मूव कराना, और जितने कम पार्टिकल से मिलकर एक बॉडी बनी होगी उसे मूव कराना उतना ही आसान होगा। तो इसका मतलब जो इनर्शिया है बेसिकली वो किसी बॉडी की एक हम पावर को कह सकते हैं कि किसी बॉडी में कितनी की वो पावर है कि वो अपनी उस स्टेट को बरकरार रख सके। यानी जैसे ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में कितनी देर तक रह सकती, जितने ज्यादा इसके पार्टिकल्स जो हैं वो रेस्ट में होंगे और जितने ज्यादा इसमें पार्टिकल्स मौजूद होंगे। और दूसरी बात, अगर हम इस तरह से कहते हैं कि अगर एक बॉडी, चले हम स्पेस की बात करते हैं, ये बॉडी अब जो है वो मूव कर रही है स्पेस में यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, हम कहते हैं जी एक स्ट्रेट पाथ में अगर ये मूव कर रही है तो ये स्ट्रेट पाथ में ही मूव करती रहेगी। यानी एक स्ट्रेट पाथ में इसलिए मूव करती रहेगी कि इसको जो इसका इनर्शिया है वो मजबूर रखेगा कि ये अपनी उस स्टेट में बरकरार रहे। यानी फिर वही बात कि अगर हम एक बॉडी को अंडर मोशन स्टडी करते हैं तो जितने ज्यादा उसमें पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा यानी उसके अंदर एक पावर होगी कि वो अपनी उस स्टेट को बरकरार रखने में उसकी मदद कर रहे होंगे। तो उस बॉडी को रोकने के लिए हमें जाहिर बात है कि उसके मैस के हिसाब से जितना ज्यादा उसका मैस होगा उतनी ज्यादा हमें फोर्स रिक्वायर होगी, तो फिर उसको स्टॉप करना भी हमें उतना ही क्या होता जाएगा जी, मुश्किल होता जाएगा। तो बिल्कुल इसी बात को जो कि हमने इनर्शिया को समझा कि इनर्शिया किसी बॉडी की पावर का नाम है जो कि उसको उसकी स्टेट में कायम रखने में मदद देती है। वो चाहे रेस्ट की हो तो उसको रेस्ट में रहने देगी, और अगर वो मोशन में है, एक यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही उसे रहने देगी ता वक्त के उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। अब देखें, हम इसी बात को जो है वो साइंटिस्ट की जुबानी सुनते हैं। यानी सबसे पहले तो गैलीलियो की बात होती, जो कि हमारे पास एक इटालियन जो है एक फिलोसफर थे और मैथमेटिशियन, या हम इन्हें फिजिस्ट भी कह सकते हैं, जो कि 1564 से 1642 इनकी ये दौर रहा है जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ से डेथ का। और इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने जो बात की थी इनर्शिया के हवाले से, उन्होंने कहा था कि अगर आप दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, अब वो सेम सेम मटेरियल भी हो सकता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स कम होंगे यानी उसका मैस कम होगा, और दूसरे में पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसका यानी दूसरे का मैस उससे कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा होगा, तो जिसका मैस ज्यादा होगा उसे उसके इनर्शिया की वजह से मूव करना और उसे स्टॉप करना दोनों ही मुश्किल होंगे, और जिसका मैस कम होगा उसे मूव करना और उसे स्टॉप करना जो है वो इजी होगा। तो ये उन्होंने इनर्शिया को इस तरह से डिफाइन किया था। और अगर हम इसके बाद अगर न्यूटन की, सर आइजैक न्यूटन की बात करते जो कि 1642 से 1727 ये इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ रहा है। और इसके हवाले से अगर हम देखें तो इन्होंने, जो कि एक इंग्लिश जो है हमारे पास फिजिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बात की कि अगर हम एक ही कोई बॉडी ले लेते हैं, कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं जिसका एक कोई मैस है, ठीक है, और अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि एक बुक है जिसको हम अगर एक स्टोर में रख आते हैं तो अगर 20 साल बाद भी जाएंगे वो उधर ही पड़ी होगी, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी ता वक्त कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है, अनबैलेंस फोर्स जो है या नेट फोर्स अप्लाई ना करें। और इसी तरह से अगर जो है एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। यानी जैसे मैंने स्पेस की बात की, हमने अपने अर्थ की बात करते हैं, ये एक जो है वो यानी ये एक यूनिफॉर्म मोशन में, लेकिन उन्होंने साथ में बात की थी एक स्ट्रेट पाथ की भी।
न्यूटन ने क्या बात की थी जी, एक स्ट्रेट पाथ की भी बात की थी कि अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है और यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी तावक्त कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। यानी अब हमें ये बातें समझ में आती हैं जब हम एक बॉडी को अपनी अर्थ के हवाले से देखते हैं कि जब वो हमारी जमीन के ऊपर एक बॉडी मूव कर रही होती है तो इंजन या हम खुद अगर चल रहे होते हैं तो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर वो हमें ताकत होगी तो हम अर्थ पे मूव करते रहेंगे। और जारी बात है कि इसी तरह बॉल को हम फेंकते हैं तो बॉल जो है वो रुक जाती है। इसका मतलब कि न्यूटन्स के इस स्टेटमेंट के मुताबिक, इनर्शिया के मुताबिक, वो जो बॉडी का इनर्शिया है बेसिकली वो उसे रोकता है और वो इनर्शिया जो है वो उसके अंदर मौजूद रहता है। यानी उसको हमने फिर डिफरेंट जो है वो इस तरह से देखा था कि हम जैसा एयर फ्रिक्शन की बात करते हैं, ग्रेविटी की बात करते हैं, वो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन जो कि एग्जिस्ट करती हैं, फिर कांटेक्ट फोर्स जो कि ज़मीन और जो सरफेस सरफेस यानी ज़मीन की सरफेस और वो ऑब्जेक्ट जो सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है उनके दरमियान जो एक फ्रिक्शन होती है वो भी उसे रोकती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो जो इनर्शिया है, अब इनर्शिया क्यों रुकता है, यानी हमने कहा था एक यूनिफॉर्म मोशन में तो बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, वो रुकती सिर्फ इसी इन फोर्सेस की वजह से। यानी इन फोर्सेस का मौजूद होना हमें इस न्यूटन के इस स्टेटमेंट के बाद जो है उसका अंदाजा होता है कि वाकई कोई फोर्सेस हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकती भी हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनर्शिया जो है वो हमने समझा कि एक बॉडी के उस सलाहियत का नाम है जो कि अपनी स्टेट को बरकरार रखने में उसको उसकी मदद करती है। अब अगर इस बात को मैं एक और एग्जांपल से समझाऊं तो इस तरह से है कि अगर हम एक एक कप लेते हैं जी, ये फर्ज करें एक कप मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है, और इस कप के ऊपर अगर मैं कोई एक प्लास्टिक की एक शीट, एक इस तरह की एक शीट रख लेता हूँ, ठीक है, और अब इस चलें जी इस शीट को मैं इस तरह से मुकम्मल भी कर देता हूँ। अब इस शीट के ऊपर अगर मैं कोई कॉइन या कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ जो कि इस वक्त अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये एक दूसरे के ये नहीं, ये कॉइन इस शीट के ऊपर पड़ा हुआ है, और अगर मैं इस शीट को क्विकली रिमूव कर देता हूं तो ये शीट क्विकली जैसे ही मैं रिमूव करूंगा ये कॉइन जो है नीचे एकदम से गिर जाएगा। यानी जैसे ये शीट हटेगी ये नीचे गिर जाएगा। अब ये नीचे क्यों गिर रहा है कि अगर इस वक्त हम देखें तो इस वक्त शीट ने इसको ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, यानी इसका वेट डाउनवर्ड अटैक कर रहा है। वेट हम जानते हैं कि वो फोर्स होती है, वो नेट फोर्स होती है जो कि किसी बॉडी के जो सेंटर पे, यानी उसका यूनिफॉर्म बॉडी तो उसके सेंटर पे एक्ट करती है और उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है ग्रेविटी की वजह से। और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो बिल्कुल उसी पॉइंट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। नहीं, यहाँ पर होगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि इस सरफेस का है जिसके ऊपर इस कॉइन को रखा गया। जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया तो अब चूंकि ये क्विकली रिमूव करने की वजह से जो इनमें कांटेक्ट फोर्स थी वो इतनी काफी नहीं थी कि वो इसके इनर्शिया को डिस्टर्ब कर सकती। तो वो बॉडी के इनर्शिया की वजह से, यानी मैं ये कहूंगा कि उसके जो पार्टिकल रेस्ट की हालत में थे वो रेस्ट में ही रहे और वो फोर्स जो हमने इस कागज पे लगाई थी वो इसको मूव कराने में नाकाफी थी। तो कागज हट गया और ये बॉडी जो उसके ऊपर डाउनवर्ड वेट जो एक्ट कर रहा था वो फोर्स इस पे अमल दखल हुई और ये बॉडी नीचे की डायरेक्शन में गिर गई और फिर यहाँ पे प्याले में आके जो है यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से हमने देखा कि इनर्शिया जो है डेली लाइफ में मौजूद होता है और कैसे हम उसे महसूस भी कर सकते हैं।